नाउ स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग हमने उस दिन स्टार्ट किया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये 1881 में यानी 1881 में अमेरिकन फिजिसिस्ट डबल ए माइकलसन ने कंस्ट्रक्ट किया था। कंस्ट्रक्ट करने का जो रीजन था इसका, वो माइकलसन मोजले एक्सपेरिमेंट के अंदर ये यूज करवाया था। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो क्विकली हम देख लेते हैं इसमें वो क्या बात कर रहे थे हम लोग। हम ये कह रहे थे कि हमारे पास इससे तीन काम होते हैं। इससे हमें किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ मालूम की जा सकती है, यानी कि अगर आपको नहीं पता वेवलेंथ ऑफ लाइट तो यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इजीली। दिस कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। आप इसके जरिए इंटरफेरेंस फिनोमेना परफॉर्म करवाते हैं। इट मींस कि लाइट इज अ वेव। दिस कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का इंटरफेरेंस को परफॉर्म करवाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है जी, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये होता है, द लाइट बीम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ये हमारा बीम स्प्लिटर है, सेमी पॉलिश्ड मिरर है। ये लाइट को दो इक्वल इंटेंसिटी में ब्रेक करता है, जो यहाँ से जाके बिल्कुल टकराती है और वापस आती है, एक यहाँ से जाके टकराती है और फिर वापस आती है, और ये दोनों हमें आर्क और सी के दरमियान मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी, दिस कोहेरेंट लाइट वेव रिकम्बाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसमें आपको ये पता है कि सी क्या होता है, बीम स्प्लिटर होता है, सेमी पॉलिश्ड होता है, ये फिक्स्ड मिरर होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हिला नहीं सकते। ये हमारा मूवेबल मिरर होता है, ऊपर की तरफ मूव होता है स्क्रू के जरिए। अच्छा, ग्लास प्लेट आइडेंटिकल टू द बीम स्प्लिटर बट नॉट सिल्वर्ड। एक ग्लास प्लेट हम इसलिए लगाते हैं कि हम लाइट की थिकनेस को कंपनसेट करवा सकें। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंपनसेटर। इस वजह से इसको हम कंपनसेटर का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस वेव को, ये वाली जो रे है, इसको मैंने M1 का नाम दे दिया, और ये जो रे ब्रेक हुई इसको मैंने रे 2 का नाम दे दिया। ये हमारे पास थी रे 1 और ये हमारे पास थी रे 2। ठीक है जी, दो रेस थी हमारे पास। अच्छा, अब हम ये कहते हैं लाइट वेव्स आर फॉल ऑन सेमी पॉलिश्ड मिरर सी। सेमी पॉलिश्ड मिरर पर लाइट फॉल कराते हैं एंड इट स्प्लिट्स इनटू टू वेव्स। वेव्स 1 और 2 में टूट जाती है। They are reflected back from mirror M1 and M2 and finally enter the eye, being reflected and refracted from mirror C. Reflected और refract होने के बाद C से आंख पे आती है। The two waves 1 and 2 interface the region between C and I. यहाँ पे दोनों वेव्स टकराने के बाद वापस आती हैं और वापस आने के बाद आंख और सी के दरमियान कहीं मिलती हुई हमें कंबाइन होते हुए इंटरफेरेंस करती हुई दिखाई देती है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर है? चैट मैंने ऑन कर दिए, देख लें। इनिशियली व्हेन बोथ Initially, when both the mirrors M1 and M2 are at equal distance from C. शुरू में हमने ये कहा था कि मिरर M1 और M2 जो होते हैं इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम C। यानी कि इनिशियली M1 और M2 का C से फासला बिल्कुल एक होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम फासला होता है। The two waves 1 and 2 enter I after covering back equal distance. It means path difference zero होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनिशियली आपके पास, अगर मैं देखता हूँ, पीछे जाता हूँ, ये दोनों इक्वल डिस्टेंट है M1 और M2। जब ये रे यहाँ से ब्रेक होकर जाती है, टकरा के वापस आती है, ये रे जाती है, टकरा के वापस आती है, जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या दोनों रेस में किसने ज्यादा फासला तय किया होता है, रे 1 ने या रे 2 ने, वेव 1 ने या वेव 2 ने? आप ये बताइए, दोनों वेव्स क्या इक्वल डिस्टेंस कवर करके मिलती है, या किसी वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होता है, किसी रे ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ होता है? किसी वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ होता है, इसमें नहीं किया हुआ होता। पार्ट डिफरेंस कितना होता है? पार्ट डिफरेंस जीरो होता है इसमें। इसमें पार्ट डिफरेंस होता है जीरो के बराबर। ठीक है जी, इसमें कहते हैं पार्ट डिफरेंस जीरो के बराबर है। पार्ट डिफरेंस जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इनिशियली पार्ट डिफरेंस जीरो के बराबर। इज इट क्लियर? ये बात सही है या गलत है? क्या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? Hence, initially bright fringe will be seen.
शुरू में हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? पता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, तो शुरू में हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी या नहीं देगी? बताएं। बोलो बेटा, लिख के भी बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्या शुरू में ब्राइट फ्रिंज आएगी नजर या नहीं आएगी? इससे आपका पार्टिसिपेशन का एहसास होता है कि आप लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं कम से कम। लिख के बता दें, क्या शुरू में जब दोनों वेव्स टकरा के वापस आएंगी और मिलेंगी, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। किसी वेव ने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, दोनों वेव ने ज्यादा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर किया दोनों रेज ने। ठीक है ना, दोनों रेज ने ज्यादा इक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ। तो शुरू में हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। ठीक है। अब हमारे पास M2 जो होता है, M2 मिरर जो है, मिरर M2 जिसको हम कहते हैं, हमारे पास जो मिरर M2 होता है, इसको हमने क्या किया, ये मिरर M2 जो है ना, ये वाला, मैं दोबारा डायग्राम पे आ रहा हूं। ये है मिरर M2। अगर मैं इसको स्क्रू से मूव कराता हूँ, थोड़ा मूव कराऊं, चाहे जितना मूव कराऊं। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं, इफ मिरर M2 इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट लैम्डा बाई 4, देन द रे विल कवर अ डिस्टेंस। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये वाला जो मिरर है, इसको मैंने लैम्डा बाई 4 मूव करा दिया। फर्ज करो मैं यहां से कहता हूं, यहां तक मैंने 5 मीटर मूव करा दिया, तो लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5 जाने का और 5 आने का, यानी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी ना। अगर मैंने इसको लैम्डा बाई 4 मूव करा दिया, तो लाइट लैम्डा बाई 4 जाने का और लैम्डा बाई 4 आने का, यानी लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस यूज करेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अगर मैं इसको लैम्डा बाई 4 मूव कराता हूं, तो इसका मतलब है लाइट लैम्डा बाई 4 जाने के लेगी और लैम्डा बाई 4 आने के लेगी, यानी लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है कि दूसरी जो रे है, वो हमारे पास लैम्डा बाई 2 का ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो इस वक्त हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो हमारे पास कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब हमें क्या दिखाई देगा? अच्छा जी, अब हमें कौन सा इंटरफेरेंस होगा हमारे पास? हम ये कह रहे हैं, कौन बार बार मैसेज कर रहा है? एक मिनट में एक चीज को दिखा देता हूँ। ठीक है जी, हम ये कहते हैं, पहली बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो मिरर टू है, जो हमारा था मिरर टू, ये मिरर टू था। मैं फर्ज करो यहाँ से लेके ऊपर 5 मीटर तक मूव कराता हूँ, तो लाइट जो रे आ रही थी, उसने 5 मीटर ऊपर जाने का और 5 मीटर नीचे आने का कवर किया। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 मीटर। 5 और 5 हमारे पास कितना हो गया? 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 5 और 5 10 मीटर का। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने M2 को डिस्प्लेस कराया लैम्डा बाई 4, तो रे जो है, रे टू लैम्डा बाई 4 ऊपर जाने का और लैम्डा बाई 4 नीचे आने का कवर करेगी, यानी लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 होता है लैम्डा बाई 2। इसका मतलब है कि रे टू जो है, रे वन से लैम्डा बाई 2 ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। रे टू जो है, रे वन से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। इसका मतलब है पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। इसका मतलब हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। और ये किसकी कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। सो दे विल इंटरफेस डिस्ट्रक्टिवली एंड अ डार्क फ्रिंज विल बी सीन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ गया, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो गया, तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा, ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट आ जाए, जिसके बाद हम सम अप पे करेंगे। इफ मिरर M2 इज फर्दर रिप्लेस्ड डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट इक्वल टू लैम्डा बाई 4। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने M2 को मजीद मूव कराया लैम्डा बाई 4, यानी लैम्डा बाई 4 मूव कराने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लैम्डा बाई 4 मूव कराया। तो इसका मकसद ये हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, जो हमारी जीरो पोजीशन थी ना, जब हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रहा था। तो जीरो पोजीशन का मतलब ये है कि लैम्डा बाई 2 हमने मूव करा दिया जीरो पोजीशन से। तो हमारी रे कितना डिस्टेंस कवर करेगी? रे टू विल कवर अ डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 जाने का, लैम्डा बाई 2 आने का, यानी लैम्डा डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो इधर पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? इधर पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा के बराबर। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमारा होता है लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा के बराबर को किस कंडीशन में होता है? सो दे विल इंटरफेस कंस्ट्रक्टिवली अगेन, अ ब्राइट फ्रिंज विल बी सीन।
अब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, ठीक है जी। तो अब बीच की बात हटा दो, जब मेरा पाथ डिफरेंस 0 था तो मुझे क्या हुआ, ब्राइट फ्रिंज दिखाई दी। जब मैंने मिरर को मूव कराया λ/2, यानी कि पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा, पार्ट डिफरेंस तो डबल हो जाएगा ना, मूवमेंट का डबल हो रहा है। यहाँ पे मैंने कितना मूव कराया था इसको λ/4, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, λ/4 प्लस λ/4, यानी λ/2 हो गया। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल पोजीशन से मैंने λ/2 मूव कराया ना, λ/2 लाइट ऊपर जाएगी और λ/2 लाइट नीचे आएगी, तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो इस वक्त भी हमें कंस्ट्रक्टिव दिखाई देगा। अब हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव को नहीं। जब हमारा पार्ट डिफरेंस 0 था तो वो हमारी 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज थी। जब हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज थी। जब मेरा पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होगी। जब पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होगा तो थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है ना। कंक्लूजन पे आते हैं, दस ईच टाइम मिरर M2 is displaced by an amount of λ/2। जब मैं मिरर को λ/2 मूव कराऊंगा तो हमें एक ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। इनिशियली जब 0 था तो 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज थी। जब λ/2 था, जब सॉरी पार्ट डिफरेंस हमारे पास कितना था, पार्ट डिफरेंस हमारे पास जब दोबारा कितना आ रहा था, जब λ/2 मैंने मूव कराया इसको, तो मुझे एक फिर ब्राइट फ्रिंज दिखाई दी, तो पहली थी। जब मैंने इसको λ/2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी, वो सेकंड होगी, देन इसी तरह से थर्ड होगी। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ, इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ M2 को अगर मैं D से जाहिर कर दूं एंड टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बराबर है M के, देन D यानी डिस्टेंस मूव बाय मूवेबल मिरर को मैं M मल्टीप्लाई बाय λ/2 दे देता हूं। अगर 0th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है तो M 0 लिख दो, अगर पहले ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है तो M1 लिख दो, अगर दूसरे ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है तो M2 लिख दे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय मूवेबल मिरर का फार्मूला बनता है, D इज इक्वल टू M लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। अब बताइए, यहां तक क्लियर है, फार्मूला बन गया हमारा। देखें, आप कोई सवाल है तो फिर माइक पे ऑन करें, आप रेस करें हैंड, फिर बात करें। जी बेटा, जोहाना मोमान, कोई सवाल है आपका? ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा जी, सवाल। मानूर हैदर, आपका माइक सही है, आवाज बहुत कटती है आपकी, बताएं, बोले। सॉरी, दोबारा मैंने आस्क टू अनम्यूट किया। सर वो मुझे पार्ट डिफरेंस जो है ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वहां से नहीं समझ में आ रहा। आप डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, डिस्कनेक्ट हुई थी। नहीं सर। अच्छा, देखें, आपके पास जब पार्ट डिफरेंस 0 था, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे पार्ट डिफरेंस λ/2 मूव कराना है, तो डिस्ट्रक्टिव होगा। इसका मतलब है कि मिरर को λ/4 मूव करा दो, ठीक है जी। यानी λ/4 लाइट रे जाने का लेगी और λ/4 आने का लेगी, तो वो λ/2 ही हो गया ना पार्ट डिफरेंस, तो ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं कि मैं अगर कंस्ट्रक्टिव से दोबारा कंस्ट्रक्टिव में आऊं, तो कंस्ट्रक्टिव से दोबारा कंस्ट्रक्टिव में आने के लिए मुझे कितना चाहिए, पार्ट डिफरेंस लैम्डा चाहिए। 0 पे होता है, लैम्डा पे होता है, 2 लैम्डा पे। तो अब मैं कह रहा हूं कि लैम्डा का आधा मिरर को मूव करा दो, लैम्डा का आधा कितना हो जाएगा, λ/2, यानी λ/2 लाइट जाने का लेगी और λ/2 लाइट आने का लेगी, अब पार्ट डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा। इसी तरह से आप दोबारा एक दफा लैम्डा मूव करा दे तो एक और आपको रिंग मिल जाएगा, या वो मिल जाएगा, आपको फ्रिंज मिल जाएगा, ठीक है जी। ये बात है, और बताएं, और सवाल कोई? जी, इतनी सारी बैठी हुई है माशाल्लाह। अनमता जावेद, आयशा जावेद, आयशा जावेद सॉरी, अनमता अरशद। ठीक है अनमता अरशद, कोई सवाल आपको? लिख के बता दो, नहीं बोल सकते तो माइक का मसला है, मैं कुछ नहीं कह रहा, लिख के बता दें आप लोग। ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, D इज इक्वल टू M लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया फार्मूला, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें कि किस तरह से होता है। यहाँ पे एक ब्लू लाइट आती है, एक मिरर यहाँ पे फिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे नीचे लगा हुआ है मुंह।
ये टकरा के वापस आता है, ये टकरा के वापस आता है, दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस नजर आता है। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देख लेते हैं न्यूमेरिकल। हाउ मेनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट? हाउ मेनी फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस को m से जाहिर करेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जाहिर हो गई m से। m कितना हो गया हमारे पास, मालूम करना है हमें हाउ मेनी फ्रिंजेस। इफ द डिस्टेंस ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड बाय 0.08 मिलीमीटर, ठीक है जी, 0.08 मिलीमीटर, 0.08 मिलीमीटर, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, मिलीमीटर को मीटर में ले आएंगे, यानी कि 0.08 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा 0.08 एक्सपोनेंट -3। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस मूव बाय मूवेबल मिरर, 0.08 एक्सपोनेंट -3 मीटर, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया डी। सही है जी, ठीक है जी, हमारे पास आ गया डी मीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5800 एक्सपोनेंट माइनस, ये आ गया एमस्ट्रॉन्ग है, 5800 एमस्ट्रॉन्ग, 5800 एमस्ट्रॉन्ग हो गया हमारे पास, ठीक है जी। एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है जी, ये हो गया 5800 एक्सपोनेंट -10 मीटर, ठीक है। अब हमें मालूम करना है एम, वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे किया था। अरे बेटा ये नूर, मैं इनकी बात सुन लूं पहले। हाँ हाँ करेंगे बेटा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले भी मैंने आंसर में मैंने तो करवाया पहले भी, मिलीमीटर को मीटर में एक्सपोनेंट -3 लगा के करवाया। एमस्ट्रॉन्ग में कितना आता है, -10 मीटर। एक मिनट मैं ये लिख दूं फिर लगा दूं, -10 मीटर, ठीक है। एम मालूम करना है इस फार्मूले से, इस फार्मूले से आपको एम मालूम करना, ठीक है जी। देख ली बेटा मानूर ये वाली स्लाइड, आगे आ जाए न्यूमेरिकल पे। अच्छा जी, यहाँ पे जरा बताएं कि फ्रिंजेस कितनी आ रही है। कैलकुलेट करें। 275 फ्रिंजेस, ठीक है जी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला सवाल आप लोग जरा खुद से देखें कि क्या आ रहा है।
275 फ्रिंजेस आएंगी बेटा। एक्सपोनेंट 3 को आप वहां 0.275 को एक्सपोनेंट 3 को अगर आप लिखेंगे तो 275 फ्रिंजेस ही कहलाएगी, सही ना? ये देखिए ये सवाल कर रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, आ गया। एमस्ट्रॉन्ग में अगर कर सकते हो तो कर दो। एमस्ट्रॉन्ग में कहा है इन्होंने 1 एक्सपोनेंट -10 से डिवाइड कर दे, हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म हमारा टॉपिक हटाया हुआ है, ये नहीं करना हमें, तो छोड़ देते हैं। न्यूटन रिंग्स भी हमें नहीं करना, ये भी हम नहीं कर रहे। इसके बाद हम आते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें पढ़ना है टॉपिक ने इस दफा। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक शायद हमने शुरू में देखा था, हमें पढ़ना था, तो हम पढ़ते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग भी पढ़ना है हमें, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, डायफ्रैक्शन क्या होती है? द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल, जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो लाइट बेंड कर जाती है, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और द वेव्स बेंड अराउंड द sides of an obstacle और spread out as they passes through a gap। लाइट जब किसी गैप में से गुजरती है तो लाइट फैल जाती है। ये फिनोमिना हमारे पास कहलाता है डायफ्रैक्शन का। पुरानी बात लाई होंगी, कोई मैसेज आया ना। नहीं, डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एक सेम चीज नहीं है। रिफ्रैक्शन में हमारे पास लाइट आपके पास जो होती है बारीक जगह से नहीं गुजरती, जरूरी नहीं होता है उसके लिए जरूरी ऑब्स्टिकल की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आपके पास ऑब्स्टिकल की जरूरत होती है, ठीक है ना। द वेव्स बेंड अराउंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, जब किसी ऑब्स्टिकल से लाइट टकराती है, रुकावट से टकराती है, तो लाइट बेंड कर जाती है। और स्प्रेड आउट एज द पासेस थ्रू अ गैप, जब किसी बारीक होल या गैप से गुजरती है तो जब लाइट क्या करती है, स्प्रेड कर जाती है। दिस अफेक्ट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इस अफेक्ट को हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन का। यह अफेक्ट हमारे पास कहलाता है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। डायफ्रैक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। आप ये कह रही थी रिफ्रैक्शन, नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं है। डायफ्रैक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। डायफ्रैक्शन स्पेशल टाइप होती है इंटरफेरेंस की। अच्छा जी, यानी कि दोबारा सुनिएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल, किसी ऑब्स्टिकल से लाइट जब टकराएगी तो लाइट हमारे पास डायफ्रैक्शन होगी, उसकी बैंड हो जाना डायफ्रैक्शन कहलाता है। द वेव्स बैंड अराउंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, लाइट की जो वेव्स होती हैं
वो किसी ऑप्टिकल्स की साइड से बैंड करती है, और जब ये किसी गैप से, बहुत बारीक से गैप से गुजरती है, तो ये स्प्रेड करती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इस इफेक्ट को हम नाम देखते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इस इफेक्ट का हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, सोर्स मस्ट हैव लिमिटेड एरिया। जो लाइट आ रही है ना, उसका सोर्स का जो एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी यूज्ड, लाइट होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायफ्रैक्शन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल। कौन सा ऑब्स्टेकल जिससे लाइट जाके टकराएगी उस पर डिपेंड करता है डायफ्रैक्शन। Diffraction takes place when the size of optical is of the order of wavelength of light used। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है ना, उसके ऑर्डर का होना चाहिए तकरीबन। ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल अगर मैं अपना हाथ रख दूं सामने, इस टेढ़ा करके, इस तरह खड़ा करके हाथ, और बोलूं क्या लाइट इससे टकरा के बैंड होगी? नहीं होगी, क्योंकि मेरा हाथ की जो है ना साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वाइडर गैप प्रोड्यूस लेस डायफ्रैक्शन। जब लाइट किसी भी गैप में से गुजरती है, जितने वाइड गैप होते जाएंगे उतनी ही डायफ्रैक्शन खत्म होती रहेगी, और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट कॉमनली यूज्ड ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लाइट हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेंजिंग 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर से लेके 7 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर। ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ होती है लाइट की। इफ द साइज of obstacle is near to this limit of wavelength, then we observe diffraction। अगर हमारे पास साइज जो है इस रेंज का होगा, तो ही हमारे पास क्या होगा? डायफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा गैप है, लाइट के अंदर स्प्रेड ज्यादा आ रहा है। एक बड़ा गैप हुआ तो इसका स्प्रेड हमारे पास कम हो गया। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप ये देखें, ये क्या देखने के रहे आपके पास, ये देखें, ये लाइट एक बारीक सी जगह से गुजरी और ये लाइट फैल गई। ठीक है जी। इसको दोबारा देखते हैं तो इस तरह से ये गैप है। ठीक है जी, लाइट का फैलना, इस तरह से लाइट फैलती है। ठीक है जी। ये देखें, लाइट एक बारीक सी जगह से गुजरती है तो किस तरह से स्प्रेड कर रही है। ये एक फिनोमेना देख लें। ठीक है, अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में फर्क क्या होता है? ये पेपर में आ जाता है डिफरेंस, ये नोट कर लीजिएगा, पेपर में डिफरेंसेस आ जाते हैं, साथ साथ आपको नोट्स भी मिल रहा है ना। Interference is the result of interaction of light waves coming from two different wave fronts originating from the same source। ये दो वेव फ्रंट्स बनते हैं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ये तो इस दफा मैंने छुड़वा दिया, इसलिए नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से छुड़वाए, आपके कोर्स से हटा दिया। वेव फ्रंट्स आपके पास जो जो नई वेव्स बनती है उनको वेव फ्रंट्स कह रहे हैं, समझ। डायफ्रैक्शन इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवलेंथ। आपके पास एक ही लाइट की, ठीक है ना, एक ही लाइट की वेवलेंथ है, मतलब एक ही लाइट, मतलब वहां पे क्या हो रहा था इंटरफेरेंस में, एक लाइट सोर्स से आपने दो रेस बना ली, उन दो रेस को मिला के इंटरफेरेंस करा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दो रेस में नहीं टूटा, एक ही रेस के मुख्तलिफ पार्ट मिलकर डायफ्रैक्शन बनाते हैं। डायफ्रैक्शन इज द इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के, आपने इंटरफेरेंस में देखा था कि लाइट के सामने दो स्लिट्स लगा दिए थे, एक लाइट के सोर्स के दो वेव फ्रंट्स अलग अलग कर दिए थे। यहाँ पे वेव फ्रंट्स अलग नहीं कर रहे थे, एक ही वेव फ्रंट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कंबाइन होकर इंटरफेरेंस कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है, द फ्रिंज स्पेसिंग मे और मे नॉट बी द ऑफ सेम विड्थ। लेकिन इंटरफेरेंस में हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास लाजमी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, फ्रिंज स्पेसिंग जो होती है ना, वो हर एक की सेम होती है, चाहे कॉर्नर तक चले जाए। लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रिंज स्पेसिंग सेम नहीं होती। फ्रिंज स्पेसिंग सेंटर पे तो हमारे पास जो होगी चौड़ी होगी, लेकिन कॉर्नर्स पे जाते रहेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होती रहेगी। फ्रिंज स्पेसिंग सेंटर पे सेम नहीं होती, सेंटर पे सबसे ज्यादा, लेफ्ट या राइट पे जाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होना शुरू होगी। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क। यहाँ पे आपके पास जहाँ पे मिनिमम मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल डार्क हो जाती है। पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क, यहाँ पे परफेक्टली डार्क नहीं होते।
ठीक है जी, यहाँ पे परफेक्टली डार्क आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं होगा। ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे तमाम ब्राइट बैंड जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। ऑल ब्राइट बैंड्स आर नॉट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, जब उनकी विड्थ सेम नहीं है तो उनकी इंटेंसिटी भी सेम नहीं है। तो ये 4 पॉइंट इसके नोट कर लें। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अगर डिफरेंस आ जाए तो लिख लीजिएगा, और सच कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आ जाए तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा डायफ्रैक्शन की 2 तरह के हमारे पास टाइप्स होती है, ये आज पढ़ लेंगे। 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन, एक होता है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन हम पढ़ते हैं। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है? सोर्स एंड स्क्रीन आर नॉट फॉर रिमूव फ्रॉम ईच अदर। सोर्स और स्क्रीन के दरमियान एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है। ठीक है जी, एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है, बहुत दूर नहीं होती है सोर्स और स्क्रीन। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ कह रहे हैं सोर्स एंड स्क्रीन आर फॉर रिमूव फ्रॉम ईच अदर। सोर्स और स्क्रीन हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन के अंदर। सोर्स और स्क्रीन के दरमियान बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा फासला होता है। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन के दरमियान दूर ज्यादा नहीं होती। इंसिडेंट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। इंसिडेंट वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, ये पॉइंट मेरे लिए समझाना मुश्किल होगा, वेव फ्रंट नहीं समझाया मैंने। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट जो हमारी रे निकल रही होती है वो स्फेरिकल शक्ल की होती है। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ठीक है जी, वेव फ्रंट लीविंग द अपर्चर और ऑब्स्टिकल। वेव फ्रंट जो अपर्चर से निकल रहे होते हैं, किसी भी अपर्चर या ऑब्स्टिकल से, वो पैरेलल नहीं होते, नॉट पैरेलल, क्योंकि लेकिन डायफ्रैक्शन ऑब्स्टिकल गिव राइज टू अ वेव फ्रंट फ्रॉम व्हिच ये प्लेन हो। ठीक है जी, लेंस इज यूज टू मेक द रेस। यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है। ठीक है जी, रेस पैरेलल टू कन्वर्ज। प्लेन वेव फ्रंट्स आर कन्वर्ज बाय मींस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस इज नॉट यूज, यहाँ पे कोई लेंस यूज नहीं होता। तो देखिए, लेंस का मकसद ये होता है, लेंस इसलिए लगाते हैं जब बहुत दूर आपके पास स्क्रीन होती है ना, तो उसको समेटने के लिए लाइट वेव। यहाँ पे हमारे पास कोई समेटने का ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे इसको समेटने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम कोई लेंस ही यूज नहीं करवाते। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंसेस थे। हम अब हमारा इस चैप्टर में आखिरी जो टॉपिक रह गया है, वो इस वीक में तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मैं खत्म करा दूंगा न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ। वो हमारा टॉपिक होगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप लोगों को कल शुरू कराऊंगा, आज मैं शुरू कराने का कोई फायदा नहीं है। 4 मिनट मेरे पास, 4 मिनट का मकसद हमारे पास बात नहीं हो पाएगी। जी बताइए, सवालात कर लें। यहाँ पे मानूर हैदरी सवाल कर रही है, डायफ्रैक्शन अकर्ड विद आवर हैंड्स, वुड इट हैव बीन पॉसिबल दैट देयर विल बी नो शेडो? कहना क्या चाह रही हैं? अच्छा, अगर डायफ्रैक्शन होती तो हाथ का शेडो कैसे बनता? लाइट का मकसद हाथ के कॉर्नर से टकरा के लाइट का बैंड हो जाना, तो शेडो कैसे बनता? फिर आप खुद ही बताएं ना, शेडो ही नहीं बनता फिर आपके पास। एक बारीक सी चीज से लाइट बैंड हो जाती है तो उसका शेडो भी नहीं बनता। ठीक है, नहीं बनेगा हाथ का शेडो फिर, अगर डायफ्रैक्शन नहीं होगी तो। और कोई सवाल आप लोगों की तरफ से? और कोई है भी यहाँ पे? सिर्फ कनेक्ट करके आप लोग इधर उधर तो नहीं हो जाते? देखिए, कोई मसला नहीं है, अगर आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ता है आप लोगों को। M2 की ये रिजवाना है, बच्चियां कब हो गई? और क्लासों में भी सूरत हाल है, ये इतनी बच्चियां आ रही है मेरी क्लास में आ रही है ऐसी? जी बेटा, जोहाना बताइए बेटा, और क्लास में भी ऐसी बच्चियां आ रही हैं? कब हो रही है? 18-20 बच्चियां हो रही हैं? या ऐसा तो नहीं है कि मेरी क्लास में ही आ रही हो? मैंने पिछले वीक के लेक्चर, हाँ भाई पारस बताइए। सर, इन दोनों साइंटिस्ट ने डायफ्रैक्शन की थी। हाँ, एक ने बताया था कि अगर सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए, और एक ने कराया था फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, और रिजवाना कोई सवाल आपका? तूबा, मानूर हैदर, बताइए, बोले। सर वो जो ये फ्रेंजल और फ्रॉनहोफर डायरेक्ट डिफ्रैक्शन जो है ना, उसका थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। वेव फ्रंट लीविंग द अपर्चर और ऑब्स्टिकल इज आल्सो नॉट पैरेलल। जब लाइट टकराती है ना किसी ऑब्स्टिकल के बाद, बैंड होती है। ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद बैंड होती है, तो वो
पैरेलल नहीं होते, ठीक है, वो रेस पैरेलल नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑप्टिकल्स गिव राइज टू वेव फ्रंट्स व्हिच आर आल्सो प्लेन, मतलब बिल्कुल प्लेन या पैरेलल होते हैं, जो उसमें से वेव फ्रंट्स निकल रहे होते हैं। हमारे पास फ्राइनोफर्ड में, फ्रेस्नेल में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। तलीसा, क्या नाम क्या है इनका, मुझे सही समझ नहीं आया इससे। ईमान महबूब ज्वाइनिंग कर रही, अच्छा जी। फातिमा रिसा, अच्छा और क्लासेस में नहीं आ रही बच्चियां, और क्लासेस नहीं ले रहे, टाइम की वजह से नहीं ले रही, किसी वजह से। इस वीक में चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा जो चैप्टर पढ़ना हो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 कर लें या 8 करें, पहले आप बताइएगा मुझे, डिसाइड कर लीजिएगा अगले वीक में कौन सा हमें चैप्टर शुरू करना है। यहाँ तक हम लोग रखते हैं अभी इसको, जब तक मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल 8 सवा 8 बजे तक मैं क्लास लूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास इसलिए लेट हो गई, मेरी और एक क्लास चल रही थी, वो लेट खत्म हुई है, तो इसके लिए माजरत के मेरी क्लास लेट शुरू हुई, ठीक है ना। चले जी, अल्लाह हाफिज।